नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस बात से भली भांति परिचित भी हैं कि जून 2024 में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के लिए टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर इस सभी का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं जो जून में एग्जाम देने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ का, अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, आप भी नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पूरी क्लासेस आपको ऐप पर कैसे मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स कैसे आपको अवेलेबल होंगे और प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। वंदना जी गुड इवनिंग, बाकी लोग धीरे धीरे आएंगे। तो यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में आज का हमारा टॉपिक है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि तुलनात्मक लोक प्रशासन किसे कहते हैं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्या होता है तुलनात्मक लोक प्रशासन, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि तुलनात्मक, क्लियर दिख रहा है आप लोग को ना, तुलनात्मक लोक प्रशासन से अभिप्राय क्या होता है। देखिए तुलनात्मक लोक प्रशासन से अभिप्राय ऐसे विषय से है, किससे है, ऐसे विषयों से है, ऐसे विषयों से है जिसके अंतर्गत दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक देशों की प्रशासनिक इकाइयों की संरचना तथा इन संरचनाओं के कार्य, इनकी परस्पर तुलना की जाती है। तो तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होता है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, इससे हमारा मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो उनकी प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उनकी संरचना कैसे होती है और वो किस तरह से कार्य करते हैं, इसकी आपस में तुलना की जाती है। जैसे इंडिया की कैसी है, अमेरिका की कैसी है, इस तरह से तुलना की जाती है। ठीक है, गुड इवनिंग नीरज जी। ये होता है और यह तुलना राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर सांस्कृतिक तथा सामयिक हो सकती है। सामयिक मतलब समय समय पे, करंट को ध्यान रखते हैं। यह तुलना राष्ट्रीय स्तर पे हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो सकती है, संस्कृति के बीच में हो सकती है और करंट के आधार पर समय समय पर तुलना होती रहती है। राष्ट्रीय में एक ही राष्ट्र के विभिन्न राज्यों की अलग अलग विभागों की प्रशासनिक इकाइयों की तुलना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मतलब क्या है, एक ही राष्ट्र के, किसके, एक ही राष्ट्र के जो विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों की जो अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों की प्रशासनिक इकाइयों की तुलना की जाती है। एक ही राष्ट्र के, एक ही देश के जो अलग अलग राज्य हैं सॉरी, उन राज्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनकी तुलना होती है राष्ट्रीय के अंतर्गत। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, दो विभिन्न देशों की, दो या दो से अधिक अलग अलग देश, एक देश से अलावा, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, अमेरिका। तो अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, दो विभिन्न देशों की प्रशासनिक संरचनाओं की तुलना की जाती है। जैसे लिखा भी है, भारत तथा अमेरिका, भारत तथा अमेरिका के अधिकारी तंत्र की तुलना या राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली की तुलना आदि। जैसे भारत की अधिकारी तंत्र या भारत की ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, तंत्र का मतलब शासन, भारत का अधिकारी तंत्र कैसे काम करता है, अमेरिका का अधिकारी तंत्र कैसे काम करता है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में तुलना होती है तो ये इस तरह से होती है। ठीक है, अंतर संस्कृति का मतलब क्या है, अंतर संस्कृति में दो विभिन्न संस्कृतियों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है। दो विभिन्न कल्चरल संस्कृतियों की प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना की जाती है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे पूंजीवादी संस्कृति तथा समाजवादी या साम्यवादी संस्कृति या अन्य संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं का तुलना या अध्ययन। ठीक है, ये होता है। तो पूंजीवादी संस्कृति और समाजवादी, साम्यवादी संस्कृति। अब पूंजीवादी, अमेरिका क्या है, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी देश है। ठीक है, हिंदुस्तान क्या है, सोशलिज्म, समाजवादी है।
चाइना अब आप जाएंगे तो साम्यवादी मिलेगा। तो ये संस्कृति इसके बारे में कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, इंडिया सोशलिज्म है, समाजवादी देश है। तो इस तरह से इसके आधार पे वो पूंजीवादी है, किन चीजों के आधार पे कह सकते हो कैपिटलिस्ट है, किन चीजों के आधार पे कह सकते हैं इंडिया में सोशलिज्म है, समाजवाद है, ठीक है, किन चीजों को हम कह सकते हैं कम्युनलिज्म यानी साम्यवाद है। पूंजीवादी जहां पे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जहां पे उत्पादन के साधन का नियंत्रण, उत्पादन के साधन पर जो नियंत्रण होता है यानी जो पावर कंट्रोल होती है वो किसी कुछ लोगों के हाथों में होती है, अमीर वर्ग के हाथों में होती है, कैपिटलिज्म। सोशलिज्म मतलब समाजवाद जहां पे सबको समान माना जाता है, और साम्यवाद का मतलब ये होता है जहां पर उत्पादन के साधन पर सभी लोगों का बराबर अधिकार होता है, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। तो इन संस्कृतियों की भी तुलना की जाती है अंतर संस्कृति। फिर सामायिक में क्या होता है, सामायिक में विभिन्न समय विन्यास के दृष्टिकोण से तुलना की जाती है। सामायिक में क्या होता है, समय के आधार पे, समय विन्यास के आधार पे तुलना की जाती है। जैसे मौर्य काल, गुप्त काल की न्यायिक प्रणाली की तुलना। अब मौर्य एक काल था, समय एक समय था मौर्य काल का, एक समय है गुप्त काल का। तो उस समय मौर्य काल के समय क्या न्यायिक प्रणाली थी, गुप्त काल के समय क्या न्यायिक प्रणाली थी, आज वर्तमान में क्या न्यायिक प्रणाली है, इस आधार पे। तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर सांस्कृतिक और सामायिक, इन सभी आधारों पे तुलना की जाती है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तुलना के विभिन्न स्वरूप ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक तुलनात्मक लोक प्रशासन आधुनिक तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है, तो तुलना के विभिन्न स्वरूप को हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आधार पे, अंतरराष्ट्रीय आधार पे, अंतर सांस्कृतिक आधार पे, सामायिक आधार पे। तो हम क्या देखते हैं, आधुनिक तुलनात्मक लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। यानी आज के समय में लोक प्रशासन का कार्य बहुत ज्यादा फैल गया है, ठीक है। निमरोद रफेली, इनका क्या कहना है, रफेली साहब का, कि तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन, ये इनका कहना है, ये इनका स्टेटमेंट है। अब आपके एग्जाम में स्टेटमेंट ऐसी चीज होती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी आती है। जो स्टेटमेंट होता है वो आपके एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। मैंने कई बार बताया कि स्टेटमेंट हो गए, बुक के नाम हो गए, ये आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रफेली साहब ने क्या कहा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन, तुलनात्मक प्रशासन का समूह विभिन्न संस्कृतियों तथा राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रयुक्त हुए लोक प्रशासन के सिद्धांत, तथ्यात्मक सामग्री जिसके द्वारा इसका विस्तार एवं परीक्षण किया जा सकता है, तो तुलनात्मक प्रशासन समूह होता है। तुलनात्मक प्रशासन समूह क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों, जो अलग अलग कल्चर होते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य में नेशनल लेवल पर यूज हुए लोक प्रशासन के सिद्धांत, कि राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन के सिद्धांत कितने तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, वो क्या क्या सामग्री है जिसके माध्यम से अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा इसका विस्तार एवं परीक्षण किया जाता है, लोक तुलनात्मक प्रशासन समूह होता है। अब यहाँ पे टी.एन. चतुर्वेदी ने क्या कहा है तुलनात्मक लोक प्रशासन को लेकर के, इनका स्टेटमेंट क्या है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों में कार्यरत विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो चतुर्वेदी जी का क्या कहना है, टी.एन. चतुर्वेदी जी का, कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत जो विभिन्न संस्कृतियां होती हैं, अभी हमने पढ़ा अंतर सांस्कृति, अभी पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये सब संस्कृतियों में कार्यरत विभिन्न राज्यों की जो सार्वजनिक एवं प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होता है, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। कि पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, और सार्वजनिक का मतलब ऐसी संस्थाएं जो देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कार्य करती हैं, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। गाय पीटर साहब ने क्या कहा है, पीटर साहब ने क्या कहा है, यदि प्रशासन को जांच का एक विशाल तथा सामान्य क्षेत्र
यदि प्रशासन को जांच का एक विशाल तथा सामान्य क्षेत्र समझा जाए तो तुलनात्मक लोक प्रशासन इसकी एक विशिष्ट शाखा है। ठीक है, अगर प्रशासन को जांच का एक विशाल और सामान्य क्षेत्र समझा जाए कि प्रशासन के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर या सामान्य स्तर पर जो होता है जांच की जाती है, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन इसकी एक क्या है, विशिष्ट शाखा है। विशिष्ट शाखा है मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है तुलनात्मक लोक प्रशासन। ये करती क्या है, जो प्रशासन के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण को समझने में हमारी सहायता करती है। तो पीटर साहब ने एक लाइन में जो कहा, इसका मतलब ये है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या करती है, प्रशासन के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इन्वायरमेंट को समझने में हमारी मदद करती है। सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर जब हम तुलना करते हैं प्रशासन की, तो हमको समझ में आता है कि सामाजिक स्तर पर प्रशासन कैसा है, समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, राजनीतिक स्तर पर क्या पड़ रहा है और सांस्कृतिक स्तर पर। ये पीटर साहब के अकॉर्डिंग था। फिर AR त्यागी साहब क्या कहते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन एक ऐसा अनुशासन है जो लोक प्रशासन के संपूर्ण सत्य को जानने के लिए समय, स्थान और सांस्कृतिक विभिन्नता की परवाह किए बिना तुलनात्मक अध्ययन में व्यवहारिक यंत्रों का प्रयोग करता है। फिर समझिएगा, त्यागी साहब ने क्या कहा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है, एक अनुशासन है। एक अनुशासन है, कैसा अनुशासन है, जो लोक प्रशासन के पूरी सच्चाई को जानने के लिए समय, स्थान और सांस्कृतिक विभिन्नता की परवाह किए बिना कि समय कैसा है, संस्कृति कैसी है, बिना जाने बिना प्रशासन की सच्चाई को जांचने के लिए तुलनात्मक अध्ययन में व्यवहारिक यंत्रों का प्रयोग करता है। कि व्यवहारिक तरीके से, यानी एक लाइन में कहें तो त्यागी जी का यह कहना है कि तुलनात्मक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक साधनों का, यंत्र मतलब साधन, हथियार, औजार, उसका प्रयोग करते हुए हम अध्ययन कर सकते हैं कि प्रशासन के कार्यप्रणाली कैसी है, उसकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं कैसे काम कर रहा है, ये होता है। ठीक, अब तो अगर हम बात करें तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषताओं की, तो क्या इसकी विशेषता होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, पहली विशेषता क्या लिखी है, सर्वप्रथम पहली विशेषता कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की एक अलग शाखा के रूप में विकसित हो रही है। तो बिल्कुल हमने जो उपयुक्त परिभाषाएं देखी उसके आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की एक अलग शाखा के रूप में डेवलप हो रही है, लोक प्रशासन के एक अलग ब्रांच के रूप में डेवलप हो रही है, ये हमने देखा। ठीक, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा क्या है, दूसरी विशेषता क्या है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में एक नई अवधारणा है। बिल्कुल तुलनात्मक, पहले जब शुरू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था तो तुलनात्मक लोक प्रशासन नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अब अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरीके से मजबूत बनाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश के, दो से अधिक देशों के बीच में तुलना की जाती है कि वहां का प्रशासन कैसा है और यहाँ का प्रशासन कैसा है। तो ये एक नई क्या है, नई अवधारणा है। ठीक है, एक विशेषता ये है। अगली विशेषता क्या है, इसके द्वारा दो या दो से ज्यादा देशों की व्यवस्थाओं, प्रशासनिक संगठनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। अरे यार, वहां की तो संगठन बहुत बढ़िया है, अपने यहाँ ये संगठन होता तो क्या होता। जैसे हम लोगों ने जब अपने भारत देश का संविधान बनाने का प्रयास किया, शुरू किया, तो हमने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जिस देश के संविधान से जो चीजें हमें अच्छी लगी हमने उसको वहां से ले लिया, और अपने देश का संविधान क्या किया, बना डाला। अब से इंग्लैंड से पसंद आया, यार वहां पे संसदीय शासन प्रणाली है, ओहो, वहां पे नागरिकता है, आहा, हम भी ले लेते हैं। तो इस तरह से तुलना करेंगे तो उसका हम इससे क्या कर सकते हैं, फायदा मिल सकता है। एक विशेषता ये हुई। चौथी विशेषता क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से विभिन्न देशों, राज्यों और संगठनों के बीच की दूरी समाप्त करके उनके अनुभवों का लाभ उठाने का प्रयास किया जा सकता है। कि भैया एक देश दूसरे देश से बहुत दूर है,
एक राज्य दूसरे राज्य से बहुत दूर है। अब अभी तक क्या था, हम तुलना नहीं करते थे तो हमको जानकारी नहीं मिलती थी, हम उस अवसर का लाभ उठा नहीं पाते थे। अब जब हमारे पास सुविधाएं इतनी हैं, तुलना कर सकते हैं, तो इससे हमें अनुभव मिलेगा, लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है हम उनसे कुछ नया सीखेंगे, उनके प्रशासनिक तरीकों को, उनके संगठन के कार्यों को हम भी अपनाएंगे, वो हमारे अपनाएंगे। तो एक ये फायदा होता है, अनुभवों का लाभ उठाने का प्रयास मिलता है। इसमें परंपरागत सिद्धांतों के स्थान पर वैज्ञानिक विधि पर ज्यादा बल दिया गया है। परंपरागत सिद्धांत का मतलब जो ट्रेडिशनल थ्योरी होती थी पहले हमारे यहाँ कि भैया चोर पकड़ने का काम सिर्फ पुलिस करेगी, सजा राजा ही सजा देगा, राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही सब कुछ करेगा। आज हमारे यहाँ कानून कोई और बनाता है, अलग संस्था है, लागू करने की अलग संस्था है, निर्णय लेने की अलग संस्था है, सब कुछ अलग अलग है। आज हमारे यहाँ सब कुछ अलग अलग है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो इस आज की जो विधि है वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक मतलब एक खोजी तरीके से कि कैसे हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो तुलनात्मक के अंतर्गत जब देशों के बीच में तुलना होती है तो हमें कुछ नई चीज मिल जाती है और उससे हम अपने आप को बेटर बनाने का प्रयास करते हैं, अपने प्रशासन को, अपने लोक प्रशासन को, अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को। तो परंपरागत सिद्धांतों को छोड़ते, अब यही परंपरागत सिद्धांत आज भी होते, राजा ही कानून बनाता, राजा ही लागू करता, राजा ही सब कुछ करता। तो फायदा ये था कि काम बहुत तेजी से होते, ऑन द स्पॉट फैसला होता। लेकिन नुकसान ये होता है ना कि निरंकुशता आ जाती, एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है, तानाशाही आ जाती। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत एक फायदा यह मिलता है, एक विशेषता इसकी यह है, इसमें विशिष्टता के स्थान पर सामान्यीकरण की ओर जाने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल सही है, विशिष्टता की स्थान पर सामान्यीकरण की ओर जाने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल विशिष्टता की ओर जाने का प्रयास नहीं करते कि बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा वो है, उसी तरफ जाएंगे, नहीं। सामान्यता मतलब सभी लोगों के इसमें बात होती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन पर्यावरणीय अध्ययन पर बल देता है और ऐसा मानता है कि लोक प्रशासन न केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है बल्कि स्वयं भी पर्यावरण के घटकों को प्रभावित करता है। पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधे ये सब नहीं, पर्यावरण का मतलब एटमॉस्फेयर, काम करने का जो वातावरण होता है। तो ये पर्यावरणीय अध्ययन पर बल देता है कि कैसे जो प्रशासन के अंतर्गत जो काम करते हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, कैसे लोग काम करते हैं, सोचने समझने की क्षमता कैसी, माहौल कैसा होता है। तो वो उस पर बल देता है, उसके अध्ययन पर बल देता है और स्वयं भी पर्यावरण के घटकों को प्रभावित करता है, ये होता है। फिर है पर्यावरणीय अध्ययन पर बल देने वाली अपनी प्रकृति के कारण ही तुलनात्मक लोक प्रशासन की एक और विशेषता उभर कर सामने आती है। क्या? कि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों से समन्वय मतलब आपसी संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर विषय दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। ठीक है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करने की बात करता है। सिंपल शब्दों में कहें अंतर विषय दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लोक प्रशासन के अंतर्गत देखिए ना, आप अध्ययन करेंगे स्पेशली सोशल साइंस में, आप अध्ययन करेंगे कि राजनीति का लोक प्रशासन से संबंध, इतिहास का लोक प्रशासन से संबंध, समाज शास्त्र का लोक प्रशासन संबंध, ये सब समन्वय स्थापित करने की बात होती है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा होता है। अब तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। जब इसके उद्देश्य की बात हम करते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के, तो अनेक प्रयोजन है। यही कारण है कि आज विश्व के प्राय सभी देशों में तुलनात्मक लोक प्रशासन के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। तो क्या उद्देश्य है तुलनात्मक लोक प्रशासन के, चलिए देखते हैं। पहला उद्देश्य है विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं, प्रणालियों इत्यादि, विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं, प्रणालियों इत्यादि का अध्ययन करके सामान्य नियमों और सिद्धांतों का सृजन करना। कि जब विशिष्ट प्रशासनिक समस्याएं कि प्रशासन के थ्रू कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं
और कौन बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो ज्यादा प्रभाव डाल रही है। उन विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं प्रणालियों कि इस प्रणाली के जो चली आ रही इससे बहुत सारी समस्या हो रही है, इस प्रणाली को चेंज किया जाए। इनका अध्ययन करके सामान्य नियमों और सिद्धांतों का सृजन करना कि सामान्य तौर पर नए नियम बनाए जाए, नई थ्योरीज बनाई जाए, नए सिद्धांत बनाए जाए, इनका सृजन किया जाए, इनका खोज किया जाए। ये दूसरा है प्रशासनिक व्यवहार में विभिन्न संस्कृतियों, राष्ट्रों एवं व्यवस्थाओं का विश्लेषण तथा व्याख्या करना। प्रशासनिक व्यवहार में ब्यूरोक्रेसी की दृष्टि से अगर देखें, प्रशासन की नजर से अगर हम देखें, तो विभिन्न संस्कृतियों, जो भी हमने बात की, अंतर संस्कृति मतलब समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, तो विभिन्न संस्कृतियों, राष्ट्रों, विभिन्न संस्कृति के जो राष्ट्र हैं, समाजवादी राष्ट्र, पूंजीवादी राष्ट्र, साम्यवादी राष्ट्र, इनके और उनकी व्यवस्थाओं का विश्लेषण तथा व्याख्या करना। इस समाजवादी राष्ट्र जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, पूंजीवादी राष्ट्र होते हैं वो कैसे काम करते हैं, साम्यवादी राष्ट्र होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनको जानना, उनकी व्यवस्थाओं का विश्लेषण की व्याख्या करना, ये लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है। फिर तीसरा होता है विविध देशों की प्रशासनिक प्रणालियों की तुलनात्मक परिस्थिति को पहचान कर उनकी सफलता एवं असफलता के कारणों की जांच पड़ताल करना। विभिन्न देशों की जो प्रशासनिक प्रणाली है, अब प्रशासनिक प्रणाली का मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रशासन में क्या आता है, सिविल सर्वेंट आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, डीएम, एसडीएम, यूपीएससी के थ्रू, पीसीएस के थ्रू जो इलेक्टेड अधिकारी होते हैं, अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अन्य देशों में कैसे होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली कैसी होती है, अन्य देशों में कैसे सिस्टम काम करता है, उनका तुलनात्मक परिस्थितियों को पहचान करके उनकी सफलता एवं असफलता के कारणों की जांच पड़ताल करना, उनकी सफलता एवं असफलता के कारणों की। उनके यहाँ प्रशासनिक जो प्रणाली है, जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं कि वो सफल है, या किस तरीके से काम कर रहे हैं वो असफल है, या फिर हम असफल हैं, इन चीजों का अध्ययन करना। और जब ये चीजें हम देखेंगे, जाहिर सी बात है कुछ बेटर सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए देखिए, जब दो देशों के बीच में झगड़ा होता है, किसी बात को लेकर विवाद होता है, तुरंत हथियार, बंदूक, कट्टा, तमंचा नहीं निकाल देते। पहले डिबेट होता है, वाद प्रतिवाद होता है, उसमें बातों के माध्यम से निकाला जाता है, फिर उसका फाइनल रिजल्ट निकलता है। ये होता है, ठीक है, ये अध्ययन करना। और क्या उद्देश्य होता है इसका, कि प्रशासनिक सुधारों की कार्यनीति को समझना। प्रशासनिक सुधारों की कार्यनीति, नीति मींस पॉलिसी, कि अगर प्रशासन में सुधार करना है तो कार्य करने की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसको समझना होगा। कि जैसे पहले हमारे यहाँ बहुत 50 साल पहले, मान लीजिए 1947 के बाद देश जब आजाद हुआ 47 में, 1950 में संविधान लागू हुआ, तब हमारी कार्य करने की प्रणाली कैसी थी, अब आज कार्य करने की प्रणाली कैसी है। दो राज्यों के बीच में अध्ययन करें, दो देशों के बीच में अध्ययन करें तुलनात्मक लोक प्रशासन, तो दो राज्यों के बीच में अगर हम तुलना करें लोक प्रशासन की, तो पहले कैसे होता था, आज कैसे होता, एक देश को देख के दूसरे बदलता। जैसे कि हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रशासन की तुलना करें, एग्जाम्पल बताता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसने अपने सिलेबस में चेंज किया, ऑप्शनल में सब्जेक्ट जगह हटा करके सी सेट ला दिया, सब जानते हैं। तो स्टेट ने भी क्या किया, अपने यूपी में स्टेट ने क्या किया, एक साल बाद, उससे 1-2 साल बाद ही क्या किया, अपने यहाँ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके स्टेट ला दिया, ठीक है, सी सेट ला दिया। तो क्यों, क्योंकि उसको लगा कि यार वो बढ़िया कर रहे हैं, इससे फायदा होगा, इससे हम भी एनालिसिस किया, तुलना किया। अब उनके प्रशासन, हमारे प्रशासन में, तो राज्यों के बीच में या दो देशों के बीच में जो कार्यनीति होती है, उसको समझने के लिए कि कैसे सुधार किया जाए, इसलिए इसका उद्देश्य ये है। लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षितिज को व्यापक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक बनाना, कि हमके लोक प्रशासन के जो अध्ययन करने का जो क्षितिज है, उसको और ज्यादा व्यापक बनाएं, कि कैसे और ज्यादा व्यवहारिक बनाना, और ज्यादा वैज्ञानिक बनाना। तो जाहिर सी बात है, ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। इंसान को जब कई बार इंसान ऐसे काम करता है, उसको लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया,
कोई आदमी 10,000 की नौकरी करता है तो उसको लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, ठीक, तो उसको तुरंत तुलना करनी चाहिए। महात्मा गांधी भी कहते हैं जब आपको ऐसा लगे कि आप बहुत परेशान हैं तो आप अपने से ज्यादा असहाय और पीड़ित व्यक्ति को देखिए। बिल्कुल सत्य कहा है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में भी यही होता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक उद्देश्य ये होता है कि तुलना करना दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, कि तुलना करके अपने आप को और व्यापक और बेहतरीन बनाया जाए अपने प्रशासन को। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन में ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें बताने का काम जो है अच्छे से रखें। तो ये भी क्या होती है, इसकी एक विशेषता होती है। ये भी इसकी क्या होती है, एक क्या होती है डियर, विशेषता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं और क्या होता है, और क्या होता है। व्यवहार में लोक प्रशासन को समृद्ध, व्यापक तथा वैज्ञानिक बनाना ही तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है, कि लोक प्रशासन को और वैज्ञानिक बनाए और समृद्ध बनाए, यही क्या है इसका उद्देश्य होता है। तो ये क्या था, लोक प्रशासन के उद्देश्य थे। अब हम आपको बता दें यहाँ पे कि कैसे आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अभी सिर्फ एक पार्ट बताया है मैंने, ये तो सिर्फ मैंने बताया कि लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन होता क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम में याद रखिएगा, जैसे मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन में तुलनात्मक लोक प्रशासन, ठीक, ये शब्द इस्तेमाल, इसमें चार शब्द आए, चार शब्द आए। एक आया राष्ट्रीय, एक आया अंतरराष्ट्रीय, एक शब्द आया अंतर सांस्कृतिक, एक शब्द आया सामायिक यानी समय, ठीक, ये शब्द आए, ठीक है, ये शब्द आए। अब यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, जिसे पूछता है एग्जाम में, तुलनात्मक लोक प्रशासन को लेकर के आपसे एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, कि जब राष्ट्रीय तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होता है, जब देश के अंदर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में तुलना होती है तो राष्ट्रीय स्तर पे होता है। अंतरराष्ट्रीय का जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में होती है। अंतर सांस्कृतिक मतलब संस्कृति के आधार पर, जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, जो देश होते हैं इस तरह के विचारधारा, इनके बीच में तो तुलना होती है। सामायिक का मतलब समय के आधार पे, जैसे वंश के आधार पे हो गया, गुप्त काल में कैसा था, मौर्य काल में कैसा था प्रशासन, उसका अध्ययन करना। अब आपके एग्जाम में यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। इसे पूछ लेगा कि सामायिक आधार पे लोक प्रशासन की तुलना करना, निम्नलिखित में सामायिक आधार पे लोक प्रशासन की तुलना करना किसके अंतर्गत आता है। और नीचे ऑप्शन दिया रहता है, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा वंश के आधार पे, यानी वहां पे सामायिक आधार पे, टाइम के आधार पे, गुप्त काल, मौर्य काल, इस तरह से, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देना चाहते हैं, और जून में एग्जाम है, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो हमारे संस्था पे नया बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए आपको हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको संपर्क करना है, ठीक। कॉल नहीं लग रहा है, बिजी है, तो आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है शाम 4 बजे 5 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।